ये अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का? इसका आंसर है मालूम क्या है? इसका आंसर है डिपेंड्स। डिपेंड्स वाला आंसर जो है पसंद नहीं आता है किसी को, लेकिन ये डिपेंड्स वाला आंसर है। किस चीज पे डिपेंड भाई? इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शन का मतलब ये कि कितनी बार होता है कंपनी में इस तरीके का ट्रांजैक्शन। अगर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शंस होते हैं और कभी कभार हो गया, या फिर मंथ में काफी टाइम हो रहा है, या फिर दिन में ही हो रहा है काफी टाइम, कितने टाइम कितनी बार ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी में, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री जो सिस्टम बनेगा इस चीज को रिकॉर्ड करने का वो कैसा बनेगा। ओके, सो 3 टाइप्स जो है इसमें प्रावधान है। पहला है कि कैजुअली, आप इसको कैजुअल भी कह सकते हैं। कैजुअल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब एक मंथ में 2, 3, 4, किसी मंथ में 5 ट्रांजैक्शन है सच ट्रांजैक्शन, किसी मंथ में 0 ट्रांजैक्शन है, ऑन एन एवरेज 2, 3 ट्रांजैक्शन है, तो वो हो गया कैजुअली। सो कैजुअल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर देयर। सेकेंड है फ्रीक्वेंटली। अब फ्रीक्वेंटली में डेफिनेटली 0 नहीं है, होता है कंपनी में 5, 6, कभी कभी 10, 15 में चला जाता है, कभी कभी जो है 2, 3, 1, 2 भी रहता है, लेकिन इनफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहते हैं कंपनी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे। सो फ्रीक्वेंटली में मुझे पता नहीं मैंने आर क्यों लिख दिया यहाँ पे, बट फ्रीक्वेंट पहले से फ्रीक्वेंटली छोड़ देता हूं। मैं यहाँ पे लिखा है मैंने कैजुअल, यहाँ पे लिखूंगा फ्रीक्वेंट। और तीसरा है कि भाई महीने की बात करो यार, दिन में भी होता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, उसको बोलेंगे न्यूमरस। न्यूमरस, ओके। सो देखिएगा जब मैं बात करूंगा तो जो फ्रीक्वेंट और जो न्यूमरस के केसेस हैं वो बड़े सिमिलर से हैं बेसिकली, जिस तरीके से हमें हैंडल करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बड़े सिमिलर से, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, बहुत बड़े सिमिलर से, ओके। और जो कैजुअल है वो डिफरेंट है। तो हम कैजुअल के बारे में मैं एक सेशन लूंगा आपका, जिसमें कि पहले से सारे हम अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस करेंगे और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और फिर खूब सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सेकेंड सेशन में हम फ्रीक्वेंट और न्यूमरस वाले जो है उस केस को लेंगे और फिर उस केस को समझेंगे कि भाई वो केस कैजुअल से कैसे अलग है, वहां पे कौन कौन से जो है अकाउंट्स में मेंटेन करने पड़ेंगे, किस तरीके का वहां पे जाकर के एक अलग सा बुक होता है उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, उसके बारे में समझेंगे, उस बुक को क्या कहते हैं उसके बारे में समझेंगे, और उसमें भी हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं एक कमेंट्री करूं आपके साथ, तो चांसेस है कि जो कैजुअल वाला जो है वे ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एंट्री, उस पर क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। देखते हैं, समझना दोनों है, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, समझना दोनों है, बट अगर बात किया जाए तो कैजुअल वाले जो है उसको जरा ठीक से समझिए, क्योंकि उससे आप जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप क्विकली उसमें स्कोर भी कर सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं accounting entries for casual cases when the business does not involve so many transactions of such kind। तो कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। ओके, सो जब गुड्स कैजुअल बेसिस पे जा रहा है, मतलब कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, उसमें जब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस होता है, तो बस एक बात याद रखने की जरूरत है, वो बात ये है कि भाई ये अज्यूम कर लिया जाता है कि सेल हो गया। ये है एक डिफरेंट अप्रोच, इसमें कुछ भी अलग बुक्स, कोई भी अलग अकाउंट मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि सेल हो गया। तो फर्स्ट केस में अगर लिखूं कि जब आप सेंड करते हैं, राइट, व्हेन गुड्स आर सेंट, जब आप गुड्स भेज रहे हैं कस्टमर को, उस समय पे आप ये अज्यूम कर लीजिए कि सेल हो गया। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो दूसरा जो फ्रीक्वेंट या न्यूमरस केस में उसमें ये नहीं माना जाता है, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा होता है उसमें। तो उसमें मैं सेल को मान लूंगा कि सेल हो गया है, तो बहुत ज्यादा उसमें सेल का वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट विल नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर।
of the business, but if there are a few transactions I can still afford this particular technique. ठीक है, तो when goods are sent तो आप बोलोगे कि भाई देखो ऐसा है, कस्टमर का जो अकाउंट है भाई, कस्टमर का अकाउंट जो है उसको डेबिट कर दो और सेल अकाउंट जैसा आप करते हो सेल को वो रिकॉर्ड कर लो। मान लेते हैं कि 10,000 का प्रोडक्ट था और 10,000 जो है वो भेजा गया, सेलर ने भेजा कस्टमर को, और उसके बाद सेल रजिस्टर में उसने एंट्री जो है वो पास कर दिया, कस्टमर अकाउंट 10,000, सेल अकाउंट 10,000 हो गया। व्हेन गुड्स आर सेंट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेल्स। यही है कैजुअल बेसिस पे। अब देखिए, अब रिटर्न होगा, आप लोग रिटर्न कर देगा तो क्या करोगे यार, तो हमने सेल एंट्री कर दिया है, अब रिटर्न होगा तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न तभी क्या करोगे, तो हम पहले ही देख चुके हैं एक रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट होता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट जो है वो रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, इसको आप डेबिट कर दीजिए और कस्टमर अकाउंट जो है इसको आप क्रेडिट कर दीजिए, बस हो गया। रिटर्न हो गया तो इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को यूज करके मैनेज कर लेंगे। अगर रिटर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, राइट। अगर रिटर्न नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेड कैसे हो सकता है, हमें पता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत 1930 के तहत हमें मालूम है, या तो उसने एक्सप्लिसिटली हमें कहा है कि भाई देखो मैं एक्सेप्ट करता हूं, या तो सम एक्ट ऑफ अडॉप्शन हुआ है, या तो फिर वो जो पीरियड था, स्पेसिफाइड पीरियड था, उसके पहले उसने रिजेक्ट नहीं किया तो एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्ट हो गया तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर ने, अब क्या एंट्री पास करें, क्या एंट्री पास किया जाए। रिजेक्ट किया तो हमने रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट। खुशी का मौका है। अब ये बताइए कि क्या अकाउंटिंग एंट्री पास किया जाए इसमें। तो क्लास अगर आप देख रहे थे यहाँ पे फर्स्ट में, तो हमने कहा था कि भाई देखो जब भेजो तो यही मान के भेजो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब वो ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज हमने वही मान के भेजा है कि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, सो नो एंट्री इज नीडेड इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड। चलिए एक और केस के बारे में बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जब गुड्स एक्सेप्ट करने की बारी आई, जब हमने भेजा था तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे भेजा था, और जब गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हमने कहा कि देखो यार नहीं हो पाएगा बिकॉज प्राइस बढ़ गया है। तो अब जो है प्राइस 10,000 नहीं है, प्राइस 11,000 हो गया, आई एम सॉरी, अब जो है 11,000 का जो है हमें करना पड़ेगा बिल। मान लेते हैं कि कस्टमर जो है मान गया, बिकॉज सेलर रोया धोया, कस्टमर ठीक है यार चलो भेज दो तुम बिल। तो एक केस हो सकता है जहां पे व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस, ये केस हो सकता है व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस। तो अगर ऐसा केस है देन द इनवॉइस प्राइस, ऐसे केस में जो है डिफरेंस अमाउंट है उसको बस एक्स्ट्रा सेल की तरह ट्रीट करेंगे, और क्या है, कस्टमर अकाउंट को लेट अस से कि 11,000 हो गया, तो कस्टमर अकाउंट को और सेल अकाउंट को, कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे 1000 से और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। अब सिमिलरली अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप लोग इससे उल्टा भी तो हो सकता है कि कस्टमर बोले कि नहीं नहीं आपने 10,000 में बिल किया है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, 9,000 पे करोगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। चलो ये पड़ता है सेलर को, इसमें जो है बनता है प्रॉफिट, तो बोला ठीक है चलो यार शुरू का चल रहा है, मैं आपको जो है कर देता हूं 9,000 में ही कर लेते हैं अपना काम। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड at a lower price, at a lower price,
देन द इनवॉइस प्राइस। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में उल्टा कर देंगे, जो हमने किया केस 4 में, इसमें उल्टा कर देंगे। इसमें बोलेंगे भाई देखो सेल अकाउंट में ज्यादा हमने डाल दिया था, तो अब एक काम करो, सेल अकाउंट को जो है डेबिट कर दो 1000 रुपीज से, और जो कस्टमर अकाउंट को है उसको क्रेडिट कर दो 1000 रुपीज से। दैट्स इट। अब क्लास आती है बारी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस स्पेशल ट्रांजैक्शन है, उसमें भी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है अब, और वो ये है कि ऐसा साल भर चल सकता है, लेकिन जब ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड आ गया तो आप कस्टमर के पास जो है आपने अपना सामान रखा हुआ है, और वो आप बोल रहे हो कि आपने सेल कर दिया है, और आपको भी पता है कि वो सेल नहीं है, आपने तो अज्यूम करके किया है ना कि सेल है, आप तो आपको मालूम नहीं कि वो सेल है या नहीं है। तो एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, एट द ईयर एंड आप अगर इसको सेल दिखाओगे फिर तो वो बहुत बड़ा स्कैम शुरू हो गया। फिर एक कंपनी अपने फ्रेंड को बोलेगी कि भाई देख तुझे कुछ पे नहीं करना है, मैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कर रहा हूँ, तो एक काम कर, मैं तेरे को 5 लाख का जो है गुड्स तुम्हारे यहाँ पर रख देता हूँ और 5 लाख बिल कर देता हूँ, और तू दूसरे दिन ही वापस मुझे कर देना, मेरा रेवेन्यू ऊपर चला जाएगा। तो स्कैम यहीं से शुरू हो जाएगा। तो हम कर नहीं सकते ऐसा काम। इसका मतलब है कि हमें तो ये सेल नहीं दिखा सकता अगर ईयर एंड आ गया और हमें जो है बुक्स को क्लोज करना है। तो एट द ईयर एंड क्या करते हैं, ये चीज को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है इस एरिया में, ईयर एंड पे कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ओवरऑल जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं उसमें 3-4 चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए। उतना ही याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि 60% पक्का है आप मार्क्स ले आएंगे, बिकॉज 60% चांसेस हैं कि इसी पर्टिकुलर नॉलेज एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एट द ईयर एंड क्या होता है सर, तो पहली बात जो ईयर एंड होता है वो पहले होता है कि जो भी सेल था ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस उसको आप कैंसिल करते हो। कैसे कैंसिल करते हो, सेल्स अकाउंट जो है उसको आप डेबिट करते हो और कस्टमर अकाउंट को जो है आप क्रेडिट कर देते हो। तो चलो 10,000 अगर था तो 10,000 आपने डेबिट और क्रेडिट कर दिया, अगर 9,000 था तो 9,000 9,000, अगर 11,000 था तो 11,000 11,000 करके आपने जो है कर दिया। अब इसमें तो खैर एक्सेप्टेड है, तो ये तो होगा नहीं, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं है केस, तो लेट अस से कि 10,000 है वो पड़ा हुआ है, तो 10,000 आपने सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया, कस्टमर अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया। तो अब जो है सेल वो कैंसिल हो गया है, तो सेल तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी तो जो सामान है, द पोजेशन ऑफ गुड्स इज विद कस्टमर, इट इज नॉट विद द सेलर। The right of ownership is with the seller still, but possession of goods is with the customer. So there is some inventory lying with the customer. अब ये दिखाना भी जरूरी है अकाउंटिंग में कि हमारे पास नहीं इन्वेंट्री है, कस्टमर के पास इन्वेंट्री है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। दो अकाउंट जो है वो अब ओपन होगा, और ये ध्यान दीजिए कौन से अकाउंट है। पहला है अकाउंट जिसको हम डेबिट करेंगे, वो अकाउंट बताया जाएगा भाई इन्वेंट्रीज विद कस्टमर। कैसा कस्टमर, वैसा कस्टमर जिसका कि ऑन सेल और रिटर्न बेसिस जो है जिसके साथ हमारा रिश्ता है। ओके, तो ये इन्वेंट्रीज वो ये अकाउंट ओपन होगा हमारे लेजर में, और इसको जो है डेबिट किया जाएगा। और जो एक दूसरा अकाउंट ओपन होगा जिसको कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए यहाँ पे कस्टमर अकाउंट से कुछ नहीं है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है। दो अकाउंट है, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब क्वेश्चन है कि कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगा। क्या ये 10,000 से डेबिट और क्रेडिट होगा? नहीं। इन्वेंट्री में क्या करते हैं, इन्वेंट्री में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर की बात करते हैं, करेक्ट, विच एवर इज लेस। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू वहां पे जाएगा वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो लेट अस से कि कॉस्ट प्राइस था 7,000 बट मार्केट प्राइस निकल के आ रहा है 5,000, तो कितना डालेंगे इसमें डालेंगे 5,000 को डेबिट कर दीजिए इन्वेंट्रीज अकाउंट को, और 5,000 क्रेडिट कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट को। एज सिंपल एज
दैट। अब जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का इसमें, ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली वो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका बता दे चुका होगा। जैसे 10,000 बोल रहा है ना, बोलेगा कि दी सेलर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट प्राइस। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप उससे जो है कैलकुलेट कर लोगे कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना था। एंड द मार्केट प्राइस वाज 25% लेस देन द कॉस्ट प्राइस या 25% लेस देन द एमआरपी। तो आप दोनों को कैलकुलेट कर लोगे, मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लोगे, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लोगे, और वो देख लोगे विच एवर इज लेस, जो भी लेस है उसी का इसमें एंट्री करोगे आप अकाउंट। ये हो गया। अब इसके अलावा एक चीज है कि देखिए हमने भाई सेल अकाउंट कैंसिल कर दिया है, इन्वेंट्री में ऑलरेडी ले लिया है कि कस्टमर के पास इतना है, इसके बाद अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो उसको कैसे हम नोट डाउन करेंगे? क्या हम इनवर्ड अकाउंट को, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे? नहीं, बिकॉज कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। देयर विल बी नो एंट्री पास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। देयर विल बी नो एंट्री पास्ट। अप्रूवल होगा तो हम नया सेल एंट्री कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर गुड रिटर्न हो रहा है तो नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री पास्ड फॉर सच गुड्स रिटर्न एट अ लेटर डेट। ओके, ये बड़ा ध्यान से आप देखना, क्योंकि ये जो है ना एग्जामिनर इसी एरिया से क्वेश्चन पूछ करके थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश करेगा आपको। बिकॉज ये एरिया क्या है, एक नॉलेज है किस चीज का, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, उसमें एक नॉलेज है किस चीज का, कैजुअल बेसिस, उसमें एक नॉलेज है अकाउंटिंग एंट्रीज, उसमें एक नॉलेज है ईयर एंड, उसमें एक नॉलेज है कि इन्वेंट्री कैसे ट्रीट करते हैं, फिर उसमें एक नॉलेज है कि भाई उसका रिटर्न करता है तो उसका एंट्री कैसे पास करेंगे। देख रहे हो आप, एरिया के अंदर एरिया के अंदर एरिया के अंदर एरिया के अंदर एरिया। तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है ये, बिकॉज अगर आपको ये आता है इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सब कुछ आता है आपको इस पर्टिकुलर नॉलेज एरिया में, ठीक है। तो ओवरऑल लास्ट देखिए, इसमें 6 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जब कैजुअल बेसिस पे जब ये होते हैं किसी कंपनी में। जब गुड्स सेंड किया जाता है तो जो है सेल कंसिडर कर लिया जाता है, गुड रिटर्न किया जाता है तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बिकॉज गुड्स को सेल कंसिडर कर लिया गया है तो उससे अप्रूवल हो गया तो कुछ करना नहीं, अगर थोड़ा दाम बढ़ा घटा तो उसको मैनेज कर लीजिए बुक्स में। और एट द ईयर एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आप जो है सेल को पहले कैंसिल कीजिए और फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट को डेबिट कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। किस अमाउंट से? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इसमें कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा सा आपको काम करना पड़े, बट वो कैलकुलेट करके उस अमाउंट से जो है आप डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए। और इसके बाद अगर कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो कोई भी एंट्री मार्क नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके बाद। सो लेट अस टेक अ लुक एट अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, उसको जो है पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है भाई, एक सी कंपनी है, सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, फाइन। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016, सितंबर 15, अक्टूबर 20, नवंबर 25, दिसंबर 31। एकदम कैजुअल बेसिस में है, एक मंथ में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, 1 ट्रांजैक्शन इन 1 मंथ, so casual basis. So 15th को send goods to customers on sale or return basis at cost. Look at this, cost plus 33, 1/3%। देखिए कितना, 1 लाख। तो एमआरपी भी दिया हुआ है और कॉस्ट भी दिया हुआ है। अगर कॉस्ट आप पता कर सके तो कॉस्ट कैसे पता करेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन रूल ये है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स अक्टूबर 20 को 40,000, November 25 received letters of approval from customers. So customer approved 40,000, 40,000 उठाए, 40,000 अप्रूव कर दिया। Goods with customers awaiting approval 20,000 on December 31st. CE records sale or return transaction as ordinary sales, casual basis again, casual sale।
You are required to pass the necessary journal entries in the books of CE, assuming that accounting year closes on 31st December 2016. क्या बात है? So we know that this is a very simple thing. Whatever accounting entries that we discussed just now, जो भी हमने डिस्कस किया, बस उसका ही यहाँ पे एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए. So ये है बुक ऑफ CE. जर्नल एंट्रीज करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं, पर्टिकुलर्स डाल देते हैं. ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया. पहला जो एंट्री है वो 2016 सितंबर 15 पे चला जाएगा. यहाँ पे क्या है, ये इट्स एन ऑर्डिनरी सेल वी हैव टू ट्रीट. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना है. ओके, और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. कितने से? 1 लाख से. बीइंग सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने लिख दिया. अभी सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो डेट कब आएगा? 20 अक्टूबर 20 को आएगा. अक्टूबर 20 को क्या हुआ है? गुड रिटर्न बाय कस्टमर हो गया. ओके ओके ओके, गुड रिटर्न बाय कस्टमर. सिर्फ गुड रिटर्न बाय कस्टमर, द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जो है आप डेबिट कर दोगे और सेल अकाउंट को आप, सेल अकाउंट तो इसमें है नहीं, कस्टमर का जो अकाउंट है उसको आप क्रेडिट कर दोगे. ठीक है, चलिए. कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 एंड 40,000. तो बीइंग रिटर्न ऑफ गुड्स और सेल ऑफ अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. चलिए, ये भी हो गया. अब इंटरेस्टिंग इज द थर्ड वन. नवंबर 25 रिसीव लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर. सो डू यू रिमेंबर, जब अप्रूवल हो गया मतलब क्या? मैं ऑलरेडी यहाँ पे कह चुका हूं कि अप्रूवल हो गया, तो फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो नवंबर 25 विल हैव नो एंट्रीज व्हाटसोएवर. सो वी कम डायरेक्टली टू डिसंबर 31 बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस. डिसंबर 31 बड़ा स्पेशल केस है. दो काम करना है. पहली बात ये करना है कि जो बच गया है कितना, 20,000. 20,000 को अब जो है कैंसिल करना है. कैसे रिवर्स करना है? सेल अकाउंट को डेबिट करके, ओके, और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करके. तो अब जो है क्लोज हो गया कस्टमर का अकाउंट. फाइन. 40,000 उसने ये कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और 40,000 रिटर्न कर लिया, और 20,000 हमने दो बार जो है 60,000 जो है उसके अकाउंट को जो है हमने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इधर. और उधर 60,000 था बिकॉज 40,000 कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया था. Fine. So now reverse entry sale is now completely cancelled because of, so being the cancellation of original entry of sale in respect of goods on approval or return basis. ये cancellation तो ये cancel कर दिया. फाइनली जो है इन्वेंट्री वाला जो हमने बताया आपको, इन्वेंट्री एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है अब वो पिक्चर में आएगा. एंड इट इज इंटरेस्टिंग नाउ. क्यों? व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? दैट हाउ मच विल बी द वैल्यू इज इंटरेस्टिंग. सो 20,000 इज द एमआरपी. एमआरपी इज 20,000. सो हाउ मच इज द कॉस्ट? बिकॉज मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, सो वी कैन ओनली टेक द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. कॉस्ट यहां पे बोल रहा है कि एमआरपी इज इक्वल टू कॉस्ट 1.33, 33% बाय 1/3, 33.33. ये करते जाते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से. मतलब कि कॉस्ट निकालना है तो आप बोलोगे 20,000 डिवाइडेड बाय 1.3333. इस तरीके से कर सकते हो. या अगर आपको फ्लावर मैथमेटिक्स हो तो ये देखिए एग्जैक्टली 1/3 होता है बेसिकली. ओके, कॉस्ट प्लस 33 1/3% इज एग्जैक्टली 1/3. मतलब क्या? कॉस्ट प्लस
cost by 3 is equal to MRP, मतलब 4 cost by 3 is equal to MRP, मतलब cost is equal to 3 by 4 into MRP। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब ये करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा, 15,000। ओके, सो व्हाट वी विल राइट 15,000। ओके, लेट्स गो। सो 15,000 हो गया। ओके, सो डेबिट 15,000, क्रेडिट 15,000, बट क्या इन्वेंट्री विथ कस्टमर, आपको पता ही है, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ओके, ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट इसको डीआर करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है 15,000 15,000 बीइंग द एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है, बोलोगे बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री होगा 15,000 15,000। दैट्स इट, ओवर। बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर वेटिंग अप्रूवल। ओके, तो ये 4 जर्नल एंट्रीज जो है हमने कर दिए हैं। What did we learn? We learned first, these are all normal things. We want to treat it as an ordinary sale, return in word account. Then we have to cancel whatever is pending with the customer. The sale has to be cancelled. So we debited sale account, credited customer account. Finally, we took into account the inventory with customer on sale or return account. So that account was debited and trading account was credited with an amount. What was that amount? Cost or market value, whichever is the less. Market value यहाँ पे है नहीं, तो सिर्फ cost value है। Cost value कैसे निकाला? Because question में cost value is given. Cost plus 33.1 by 3% is equal to MRP। वो देख करके हमने पता कर लिया कि भाई 15,000 है cost, जो भी मटेरियल कस्टमर के पास है उसका cost 15,000 है। So I will only put 15,000 in the inventories with customer on sale or return account में। ठीक है, right? So good example, simple example, good example. It used all the concept, our application. Let us take a look at one more example now. Let us solve one more example. This one is also a very interesting example. और I was telling you कि ये जो last year date, end of the year है ना, that is the favorite area of the examiner. सारा का सारा क्वेश्चन वो end of the year पे डाल देंगे। End of the year में बताओ क्या हुआ, what happened at the end of the year, and this example is a testimony to that fact। ठीक है, ये उसी चीज के कारण से ये एग्जाम्पल बना है। चलिए देखते हैं। ये बुक्स ऑफ एस लिमिटेड में कर देता हूं अभी के लिए। ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। S Limited sends out with goods on dealers on sale or return basis. Okay, so this is a question on sale or return basis concept. All such transactions are, however, treated as actual sales and are passed through the day book. Fine, treated as actual sales. This is important. Just before the end of the accounting year, we don't know which date, but before the end of the accounting year, on 31 March 2016, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each. Cost 200 each on sale or return basis and debited to his account. So this entry was passed before the end of the accounting year. Okay, we don't know which date, but this was done. This transaction was done. 250 each, 200 articles were sold. 200 articles, 250 each. Okay, so this, if you calculate, this is 50,000 worth of goods was sold, और वो एंट्री पास हुआ होगा बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, ऑफ दीज गुड्स 31 ऑन 31st March 50 वर रिटर्न। अब 31st March को देखिए, 50 वर रिटर्न and 70 were sold, while for the other goods date of return has not expired. So out of 200 items, 70 were sold. Okay, so 200 minus 70 is 130.
130 में 50 were returned, so 50 were returned, so 80. What is 80? So this 50 is returned, this 70 is sold. What is this 80? This 80 is with customer, waiting for approval at the end of the year. So we now know the numbers. Okay, so what is the question, by the way? This we understood now. Pass necessary adjustment entries on 31st March. Just last day adjustment entries, please pass. No problem. See, on that day there was a return. Okay, so here we can say that 2016 March 31 return inward account will be debited and customer account will be credited, being return of goods from customer, okay, by customer. Okay, so how much was the value is the question. So return 50. Okay, it was sold at 250. So 50 into 250. Okay, so 5 into 25 is 125, and then we have 12,500. So 12,500 worth of goods were returned. So this entry is done. First entry, we actually take care of the return part. No problems. 12,500 value was returned. How much value is still there with the customer? That actually has to be cancelled now, right? So still with the customer is 80 units. See, what was sold, we don't want to do anything. With customer 80, so 80 into 250 is how much? So again, what is 8 into 25 is 200, and then we have 2 more zeros. So 20,000 worth of material is pending, MRP is pending with the customer. So what we have to do, we have to cancel this. So on one hand, sale account we will debit, and then customer account, by the way, you can write trade receivable account also. Okay, write as trade receivable account also, 20,000 being the cancellation of original entry of sale in respect of 80 units, which is lying with the customer. So इसमें you have to give the details यहाँ पे, ठीक है? Fine. So now we have successfully reversed the entry. What is left? What is left is the final thing. Final thing is inventories with customer on sale or return account. This will be DR, and we know that trading account will be credited. No problem. So what is the value? So look at this. What is the cost? 200. So 80 into 200 is 16,000. Okay, so 16,000, 16,000. Done. Easy. Again, favorite area of the examiner is end of the year in this particular chapter. End of the year, pass adjustment entries. Adjustment entries. So this one is these two are your adjustment entries. First of all, you will reverse the sale, and then you will pass the you will debit the inventories with customer on sale or return account and credit the trading account with a particular value, which is either cost or market value, whichever is less. Okay. Let's do one more question. First, the end of the year. So now you should completely be convinced that end of the year is the only thing that matters in this particular case, where we are talking about casual basis. Sale of goods on approval or return basis
where the frequency is casual. Okay, fine. Cali company. So this is book of Cali. Date, particulars, debit, credit. Sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sales, not casual basis, and are passed to the depot. Just before the end of the financial year, 100 gas containers, which cost them 900 each, cost is 900 each, have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200 each. So MRP 1200 each. Out of this, only 20 gas containers are sold at 1500 each. Wow. Okay, so there is a 300 rupees differential on 20 gas containers. So 6000 rupees extra needs to be booked as sale. Okay, this is clear? Fine. You are required to pass necessary adjustment entries. फिर से देखिए, necessary adjustment entries for the purpose of profit and loss account and balance sheet. ठीक है, necessary adjustment entries we will pass, and it has not given us any particular date. So date we will just leave blank, no problem. We have to pass the necessary adjustment entries. So first entry will be the 6000 rupees. We have to take that as a sale. Right, so nothing in the date, but we will first of all record the sale. How do we record the sale? We definitely take the dealer, whoever is the dealer guy, we take the trade receivable account. So we'll say that boss, this is dealer account, please debit, and to sale account, please credit 6000 rupees, being the adjustment for excess price, being the adjustment for excess price. How much? 20 into rupees 300 each. Okay, so this is done. Now let's go ahead and cancel the sale. Original sale entry we have to cancel now. So original sale entry was done at the rate of 1200 rupees. 80 containers are pending, so this comes out to be 96,000. So how do we cancel? Very, very simple. So sale account we debit by 96,000, dealer account we credit by 96,000. So here you will say the cancellation of the original entry for sale in respect of 80 gas containers, being the cancellation 80 into 1200 each. Fine. So this one is done. So now the original sale entry is cancelled. We need to pass the final adjustment entry. Final adjustment entry क्या है? फिर से सेम है, दो अकाउंट रहेंगे. एक होगा इन्वेंट्रीज विथ, बोलिए क्या होगा? कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, इसको हम करेंगे DR और ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे क्रेडिट. कितने से करेंगे? यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा. 80 है उनके पास, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 900 है. तो 9 into 8 कितना होता है? 72. तो 72,000 ही है यहाँ पे जो हमें पास करना पड़ेगा एंट्री. And job done. ठीक है. So you see again there was one example which only is talking about the adjustment entry on the last day. Nothing else the examiner is interested. ठीक है. All right. Very, very interesting question, class. Very interesting question. So this will test our knowledge of not about the adjustment entries. जो अभी तक हम सिर्फ adjustment entries की बात करते थे, but it will also test our knowledge कि adjustment entry तो हमने कर दिया, और उसके बाद कस्टमर ने दो तरीके से बिहेव किया. एक कस्टमर हो सकता है रिटर्न कर दे, दूसरा हो सकता है कस्टमर जो है एक्सेप्ट कर ले. तो हाउ विल वी ट्रीट द एंट्रीज गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर एडजस्टमेंट? सो दिस क्वेश्चन आई थिंक यू शुड मार्क एज स्टार क्वेश्चन, so that when you revise you can have a look at this question. After adjustment entry क्या करना होगा?
Anyway, let us read this question first. उसके बाद बात करते हैं. So A sends out goods on approval to few customers and includes the same in the sales account. Okay, this is a sale on casual basis. ठीक है. On 31st March, the trade receivable balance stood at 1 lakh, which included 7,000 goods sent on approval, against which no intimation was received during the year. Only 7,000 was on goods sold on approval or return basis. Rest 93,000 was the real sale. ठीक है, that was a trade receivable. No problem, no problem. So for the 7,000, no intimation was received. So this was the good MRP worth lying with the customer. Okay. These goods were sent out at 25% over and above cost price. So cost price is also given. 7,000 is the MRP. Now what it is saying is that, let us look at the cost price, 25% over and above cost price. So cost price plus 25%, मतलब 1/4 of cost price is equal to the MRP. So 5/4 of cost is equal to 7,000. So what is cost? So if you see, then if you calculate that cost, then you will get 5,600 rupees. So divide 7,000 by 5 and multiply by 4. We are going to get 1,400 into 4, which will be 5,600 rupees. So cost of 7,000, what MRP 7,000, cost is 5,600. Okay. Now these goods were sent out at 25% over and above cost price and were sent to Mr. X, two customers. Mr. X 4,000, Mr. Y 3,000. So there are two customers who have the products. Mr. X sent intimation of acceptance on 30th April and he accepted on 30th April, but Mr. Y returned the goods excuse me, on 10th April. Okay. So this is after adjustment entry. Adjustment entry will be passed on 31st March, but after that what happened? Mr. X accepted and Mr. Y returned. So we will have to take care. I think we will have to take care of those entries also. Now, what is the question? Question says that make the adjustment entries. Okay, so adjustment entries we have to make and show how these items will appear in the balance sheet on 31st March 2016. So balance sheet is a separate thing. First time we have to put balance sheet, but adjustment entries we have to show. So this is books of A. So let us first of all do the adjustment entries, then we will show the balance sheet. Show also the entries to be made during April 2016. So not only adjustment entries, but also the entries which will be made in April 2016 after adjustment entries. After adjustment entries, there will be entries which will be made in April 2016. Value of closing inventories as on 31st March 2016 was 60,000. So closing inventories value of 60,000. It will help us in the balance sheet. But anyways, first of all, let us prepare the books of A. So do we have the date? Yes. Do we have particulars? Yes. Debit amount, credit amount. Date 2016 March 31. Okay. So what is it that we are talking about? So we are saying that 7,000 rupees worth of material is lying with the customer, so we have to cancel that sale. No? First thing first, cancel that sale, please. यहाँ पे you can cancel it by writing 2x and 2y, or we can just directly use trade receivable account. Being cancellation of original entry of sales of goods sold on return or approval basis. Okay, so this is the remarks. Against that 7,000 we have now cancelled. Now we need to pass the adjustment entry, which is, we know one is that inventory with, tell me please, inventory with customers on sale or return account. This is DR2 trading account. This is CR. How much? That is a question. So see,
the total value we have calculated is 5600 for 7000. So here we will put that. This one is done and our entries are over for the end of the year. What happens in April? In April, on 10th of April, why return the goods? So now, class, remember that because we have already passed this inventory entry, any return of goods is not entered in the books. Okay, that you have to remember. I had specifically emphasize, मैंने एकदम स्पेशल उस पर एम्फेसिस किया था कि भाई अगर कोई रिटर्न करेगा ना इसके बाद गुड तो कुछ एंट्री की जरूरत नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं होगा. 30 अप्रैल एक्सेप्ट कर लिया, देखिए हमने सेल को कैंसिल कर दिया था, अब एक्सेप्ट कर लिया तो हमें वो एंट्री पास करना पड़ेगा. सो फिर से आप बोलोगे देखो यार ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को आप डेबिट करो और सेल अकाउंट को फिर से इसको सेल अकाउंट में ले लो. कितना भाई, कितना 4000, बिकॉज मिस्टर एक्स ने 4000 एक्सेप्ट किया. ओके, सो ये 4000, ये 4000 बीइंग गुड्स कॉस्टिंग. अब 4000 का कितना कॉस्ट होगा, तो वही फिर से 4000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो वो 3200 आएगा. तो बीइंग goods costing 3200 sent to Mr. X on sale or return basis accepted by him. ओके, ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप ये सिर्फ बीइंग गुड्स accepted by Mr. X. Okay, fine. So 4000 ये हो गया. ये अब now okay, date we have not given, so April 30. Fine. So what is left? What is left is the balance sheet. So balance sheet देखते हैं. So balance sheet में specifically, what am I doing? बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ असेट की ही बात है, देयर इज नो अदर थिंग. सो बैलेंस शीट ऑन 31st March 2016. ओके, सो यहाँ पे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द असेट एवरीवेयर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड रिसीवेबल. सो ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन द डेट 31st March 2016. Okay, so we are talking also about assets side. We have no information on all the data. So what we are going to do, बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं. बैलेंस शीट में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, इक्विटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है. जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें लिखना है. तो असेट्स के बारे में अगर हमें बात करूं, ओके, असेट्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो एक असेट आएगा ट्रेड रिसीवेबल. उस ट्रेड रिसीवेबल जो है, अब क्वेश्चन है आपसे कि विल इट बी 1 लाख और इट विल बी 93,000. व्हाट इज योर आंसर? ट्रेड रिसीवेबल इज 1 lakh or trade receivable is 93,000. So 1 lakh, how can it be 1 lakh? 7,000 I have already cancelled now here. So trade receivable is 93,000 only. Okay, so that is one. What else will fall in the asset category? So clearly inventory is given here. So inventory, value of closing inventories. So here the only thing is that inventory is an internal inventory. This one is internal inventory. So we can write internal inventories as inventories in trade. So inventories with the company. How much is that? That is 60,000 which is given. Okay. Now total inventory, normally जब भी आप बैलेंस शीट लिखते हैं तो आप टोटल इन्वेंट्री की बात करते हैं. आप इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स को अलग अलग नहीं लिखते हैं. ओके, तो इसमें एक ही साथ हम पास कर देंगे. बट यहाँ पे इन्वेंट्रीज इन ट्रेड एक हो गया एंड इन्वेंट्रीज
इसको ऐड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, इसके लिए ही पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इन्वेंट्रीज इन ट्रेड कितना है भाई? 60,000। इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कितना है भाई? 5,600। तो टोटल इन्वेंट्री कितना हो गया? अब आप इसको ऐड करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो 65,600. So total, given the other information is not there, so I can't do much. But whatever information is there, 93,000 plus 65,600. So asset from here is 1,58,600. So I mean this question, as far as balance sheet is concerned, there is limited amount of information. दूसरा कुछ कर नहीं सकते हैं, जो information है उसको हम include कर लेंगे. ट्रेड रिसीवेबल का information है उसमें दो टाइप ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है। एक तो सही में ट्रेड रिसीवेबल है, दूसरा जो सेल काउंट कर लिया गया है बट दैट इज on approval or return basis. So that we have to take out because we are cancelling that entry. So now trade receivable will come down to 93,000. एक ये चीज है जो यहाँ पे लर्न करना है आपको। सेकेंड इज दैट इन्वेंट्रीज जो है वो दो तरीके की इन्वेंट्रीज है, वो लर्न करना है। पहला इन्वेंट्रीज इन ट्रेड है और दूसरा है इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सो इन्वेंट्रीज के दो पार्ट हो गए, इंटरनल इन्वेंट्री 60,000 है और इन्वेंट्री विद कस्टमर है वो नाउ वी नो दैट वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो 5,600 है, तो वो हमने ऐड कर दिया और टोटल इन्वेंट्री का वैल्यू दिखा दिया भाई 65,600 है। सो असेट जो भी हमें पता है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से असेट को ऐड करके 1,58,600 दिखा दिया। दैट्स इट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, इन्वेंट्री, दैट वी वर एबल टू अंडरस्टैंड। We were also able to understand that end of the year adjustment entry pass करने के बाद, after that, when the transaction happens, where in one case the goods which were sent on approval or return basis, एक case में it was approved, in another case it was returned. So we found out that return वाला entry जो है, we don't have to do anything, we don't have to make any entry if the goods are being returned. If the goods are being accepted, then we have to make an entry of sales again. ठीक है? So this was a very very good example class. अब क्या है कि we now understand, we have done many examples, we also understand different aspects of accounting entries when we look at sale of goods on approval or return basis where the sale are considered as actual sale. Okay, this is called casual, when the frequency is low and it is done casually. Okay, these kind of transactions are done casually. So we now know everything about it, and we have also solved a good number of questions, interesting questions. Now what if there are frequent such transactions or numerous such transactions? तो उसमें अगर इस तरीके से सेल को इंक्लूड करते रहेंगे, I think that will not be a very good idea. Because यहाँ पे क्या है कि सेल को you consider sale and at the end of the year you take all the tension and do all the adjustment entries and you live with it. But in case of frequent such transactions or numerous such transactions, we have to manage separate books. Okay, so let us find out how do we manage separate books, what books we need to manage, how do we do that, what accounting entries we will need to pass. All right, okay, so we will now cover the case where goods are not sent on casual, goods are not sent on approval or return basis with casual frequency, but goods are sent on approval or return basis on frequent or numerous frequency. Okay, let's do that.